इस सत्र के वक्ता है श्री योगेश शर्मा जी, जो कि संस्थापक है जोलिटी कंप्यूटर क्लासेस वेरावल के। सर कंप्यूटर विषय के बहुत अच्छे ज्ञाता है और उनका विषय रहेगा टाइपिंग स्किल्स यानी टंकण कला। सर को निवेदन करता हूँ कि अपना विषय स्थापन करें। जय सोमनाथ, जय द्वारिकाधीश। आप सबके थ्रू आज इस मंच से कुछ टेक्नोलॉजी की बात, और सुबह से जैसे दवे सर जी ने जैसे बताया कि शॉर्ट हैंड और टाइपिंग, मेरा जो विषय है वो है टाइपिंग स्किल के बारे में। लेकिन सिर्फ मैं टाइपिंग स्किल की बात नहीं करूंगा, उसके साथ साथ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की भी बात करनी जरूरी रहेगी, क्योंकि टाइपिंग जिससे हम कर रहे हैं वो जुड़ा हुआ है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर से। तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत ज्ञात होना चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं समय लेके अपना विषय शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को बेसिक जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो सारे गुरुजनों ने आपको दे चुके हैं। तो हम हमारे विषय से डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जनरली मेरा सभी बच्चों से और मेरे क्लास में भी सभी से एक क्वेश्चन कॉमन होता है कि आप में से कंप्यूटर कितना जानते हैं, अगर जानते हैं तो कितना उपयोग में लेते हैं। कोई भी बताइए कितना कंप्यूटर को जानते हैं, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बताइए आप विस्तार से। क्या जानते हैं? आप जानते हैं लेकिन क्या जानते हैं? गुजराती चालશે મને? एक्सेल में परिणाम बनावाना। ओके, मतलब आखी मार्कशीट ने એ રીત તૈયાર કરને। પછી વર્ડ માં આપણે મને કોઈ થીસીસ છે તો ટાઈપ કરી અને લખી શકીએ। गुड। પીપીટી છે તો પીપીટી દ્વારા આપણે અલગ-અલગ પ્રેઝન્ટેશન કરી શકીએ। ओके, एना उसके अलावा कोई कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत? यस। एक्सेल वर्ड पावरपॉइंट થોડું पूरू वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बराबर। ज्यादातर से हम सभी यही जानते हैं, ज्यादातर से, क्योंकि कंप्यूटर का ये फंडामेंटल है और जरूरी भी है। जानते हैं अच्छी बात है, लेकिन आज के समय में ये चीज बहुत उपयोगी है, बराबर। सबसे पहले तो मैं सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस मंच से मुझे आज मेरा विषय रखने के लिए दिया है। बहुत सारे बच्चे और जिनके पास आप पढ़ते हो, मैं भी पढ़ चुका हूँ, उनको भी मैंने पढ़ाया है। मतलब आपके गुरुओं को भी कभी मैंने पढ़ाया है। वो मेरे गुरुजी हैं, मैं उनके गुरुजी हूँ। बोलते हैं कभी मिलते हैं तो भाई हमारे कंप्यूटर के गुरु आ गए। लेकिन हर विषय में सब अपने अपने निपुण हैं, बढ़िया है। कंटेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल डेफिनेशन से, व्याख्या से, आप कंप्यूटर के बारे में क्या बताओगे? अगर मैं पूछूं कि कंप्यूटर क्या है, स्कूल टाइम में, प्राइमरी में आपने ये डेफिनेशन पढ़ी ही होगी। और जैसे सर ने बताया था कि एक बार तो बोलो आप, सही गलत वो बाद में निर्णय होगा। आप बोलोगे तो कहीं पे तो वो सही पड़ेगा। आपको जो कुछ भी मालूम है उसके बारे में जल्दी बताइए, क्योंकि विस्तार बहुत है, लेकिन अभी इतने दिनों में इतना कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आपको सारांश देना है और हमें जो है हमारा काम, विषय जो है आगे बढ़ाना है। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या रहेगी? कंप्यूटर क्या है? यस, गुड गुड, नेक्स्ट। यही, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यहां से ही शुरुआत हो रही है, बराबर। अब ये बताइए कि मशीन क्या है और मशीन का उपयोग क्या है? कौन बताएगा? मशीन क्या है और मशीन का उपयोग क्या है? बोलिए थोड़ा जोर से, क्योंकि आप जो बोलेंगे वो दूसरों को सुनाई देना चाहिए, और जिस वजह से उनको मालूम पड़े कि वो जो माइंड में सोच रहे हैं वो कहीं पे सही हो रहा है कि नहीं। बताइए, मशीन क्या है? एकदम सिंपल,
रबिश आंसर दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। આપણે જે કાંઈ પણ ડેટા કે માહિતીને ઇનપુટ કરીએ તે પ્રોસેસ થઈને આપણને આઉટપુટ માટે પરિણામ મળે. मशीन, ओनली मशीन। आपने जो आंसर दिया सही आंसर, लेकिन वो कंप्यूटर डेफिनेशन से जुड़ रही है। मेरा क्वेश्चन एक ही है, मशीन क्या है, व्हाट इज द मशीन? અલગ અલગ પરમાણુથી બનેલું એક ઇલેક્ટ્રોનિક યંત્ર. ओके, कोई भी काम को आसानी से कर सके। एकदम इजी आंसर। मशीन क्या है, कोई भी कार्य को, इंसान के बनाए हुए कोई भी कार्य को आसान से कर सके। उन्होंने जो आंसर दिया वो भी सही है, उन्होंने जो आंसर दिया वो भी सही है, लेकिन उसकी शुरुआत हो रही है। आज आप जिस टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, हम सभी मोबाइल टेक्नोलॉजी से जुड़ चुके हैं, एसी टेक्नोलॉजी से जुड़ चुके हैं, वाहन व्यवहार में भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स सब जगह पे यूज हो ही रहा है। तो शुरुआत कहीं से तो हुई है, और हमें बात करनी है कंप्यूटर की। मेरा विषय है कंप्यूटर, तो हमें बात करनी है कंप्यूटर की, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई है? जैसे सुबह स्टेनो का पूरा इतिहास बताने में आया, सर ने आपको बताया कि स्टेनो की वर्णमाला कैसे होती है, क्या उसमें जरूरी है। तो ये भी एक विषय ऐसा है कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। विस्तार तो बहुत है, इतिहास खोलने जाएंगे तो 4-5 लेक्चर मेरे रेगुलर में होते हैं, लेकिन इतना हम नहीं लेंगे। लेकिन डायरेक्ट सारांश पे आ जाए तो मशीन जो है उसकी एक सिंपल डेफिनेशन है कि भाई जो हमारे इंसानों का रोज बरोज का जो कार्य है, जो हम डेली वर्क कर रहे हैं, और जिस मशीन के थ्रू कर रहे हैं, जिस साधन के थ्रू कर रहे हैं, उसे कहते हैं मशीन, डिवाइस। अब ये बताइए कि इन्होंने एक आंसर मुझे मिल चुका है, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ये मशीन है तो मशीन के प्रकार कितने हैं? मशीन के प्रकार कितने हैं, कोई बताएगा? एक आंसर तो मिल चुका है मुझे, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वो आंसर आपको मालूम होना चाहिए। मशीन के प्रकार कितने हैं? वेरी गुड। मशीन दो तरह की है। आप जहां पे अभी आप बैठे हो वहां पे भी दो तरह की अलग अलग मशीनें हैं। एक है मैनुअल मशीन, जो इंसान खुद चलाता है। आपके पास पेन है तो आपकी मशीन हुई, आप चलाओगे तो ही वो चलेगी, लेकिन आप जब तक चला पाओगे तब तक चलेगी। आप थक गए, पेन रुक जाएगी। हाँ कि ना? थोड़ा सोचिएगा और उसको माइंड में सेट कीजिएगा। और दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। हम जहां पे बैठे हैं वहां पे जितनी चीजें इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है वो सारी के सारी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। बराबर। आप सबको मेरे यहां से एक मटेरियल पास आउट होगा, बराबर। मैं मेरा ज्यादा कोई परिचय अभी नहीं दे रहा हूं, विषय पे ही रहूंगा मैं। लेकिन जोलिटी एजुकेशन सेंटर मैंने 2013 में शुरू की थी, और आज के डेट में सोमनाथ महादेव की कृपा से बहुत सारा वर्क उसमें कर चुका हूं। मेरा जो सेंटर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंडर सीडेक के थ्रू काम करता है। सीडेक के साथ साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है, और 2013 से कंटिन्यू उस पर वर्क हो रहा है। उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको अभी सबको मटेरियल पास आउट हो रहा है, मिल जाएगा। विषय पे हम वापस आ जाएं कि मशीन क्या है। तो मशीन का डेफिनेशन सिंपल कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन और एक मैनुअल मशीन, बराबर। ये दो मशीन, मैनुअल मशीन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मैनुअल मशीन किसको कहेंगे? जिसमें इंसान के शरीर का उपयोग होता है, जो अपने शरीर के बल से चाहे वो उतना काम कर सके। उसमें अगर आप कोई भी एग्जांपल ले लो जिसमें आपका शारीरिक श्रम यूज हो रहा है, फिजिकली आप उसमें अपना योगदान दे रहे हैं, वो हुई मैनुअल मशीन। और जहां पे इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बटन दबाया, बटन बंद किया, वो हो गई मैनुअल मशीन, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन। वो क्या हो गई? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब इसके अगर उदाहरण देखें तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम सिंपल एक दो उदाहरण ही लेंगे, ज्यादा नहीं। ये है मैनुअल मशीन। साइकिल आप कितना चलाओगे? जितनी आपकी कैपेसिटी होगी, बराबर। सिलाई मशीन कितना चलाओगे? आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। ये जूस निकालने का मशीन, ये बॉक्स जो है उसको पैक करने के लिए डिवाइस है, ये एक तरह का रिबिन जो टाइट करते हैं उसका ये डिवाइस है। तो ये सारे आपके ताकत पे, आपके शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से ही काम करते हैं। इतना तो अब सबको ध्यान में आया।
और ये सारी डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें कंप्यूटर पे जाना है। हमें क्या समझना है? कंप्यूटर। ये है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन में आपके रोज बरोज के जीवन में भी जहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो वो सारी मशीन उस पर उपलब्ध हैं। आपका काम इजी हो रहा है ना। पहले कपड़े हाथ से धोते थे, उसके जगह क्या हो गया? वॉशिंग मशीन आ गया। अब क्या हो रहा है? उसमें भी ऑटोमेटिक है, टाइमिंग डाल दो, आधे घंटे तक कपड़े धुलते रहेंगे, सूखते रहेंगे, है कि नहीं? मसाला बनाना होता था तो घर पे क्या करते थे? टक 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 आवाज चालू रहता था। अभी क्या हो गया? 5 मिनट में सब काम खत्म। उसी मशीन का बीच में जो एक मशीन हम बात कर रहे हैं वो क्या है? कंप्यूटर। अब प्रश्न ये है कि कोई ना कोई मैनुअल मशीन जो है आज के दौर में आप देखोगे ना तो वो इलेक्ट्रॉनिक बन चुकी है। कोई भी मैनुअल मशीन आप इमेजिन करो वो इलेक्ट्रॉनिक बन चुकी है। और उसके पीछे का कोई ना कोई कारण था कि भाई मैनुअल इस तरह से चल रही थी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरों ने कुछ ना कुछ रिसर्च किया और उसको इलेक्ट्रॉनिक बनाया जिससे मैनुअल का काम जल्दी हो सके। समझ में आ रही है बात? अब मशीन का काम क्या है कि इंसानों का काम जल्दी से करके देना। आप पैदल जाओ और साइकिल में जाओ, दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? टाइमिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है? टाइमिंग है। कि आप पैदल जाओगे और साइकिल पे जाओगे तो आप पैदल से जल्दी वहां पे पहुंचोगे। क्लियर? अब साइकिल में आप जा रहे हो और बाइक में जा रहे हो तो दोनों में क्या चेंजेस होगा? टाइमिंग। बराबर। तो जितने भी मशीन है वो इंसानों के टाइम को बचाने के लिए, बहुत सारा काम जो ज्यादा टाइम लेके हो रहा था उसको शॉर्ट करने के लिए ही बनाया गया। ये पूरा इंजीनियरिंग है। हम उसमें आगे नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहां तक आपको समझ में आ गया होगा शायद। एकदम सिंपल है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर डिवाइस जो है वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो डेफिनेशन पीछे से मिली। अब ये डिवाइस जो है इसकी शुरुआत कहां से हुई होगी? पैदल जा रहे थे तब साइकिल का आविष्कार हुआ। साइकिल से पहले बड़द गाड़ा और ये सारे चलते थे ना, बराबर, पहिए, घोड़ा गाड़ी और ये सारे चलते थे। उसके बाद किसी को ख्याल आया और साइकिल बनाया। ऐसे बहुत सारे आविष्कार हुए। कोई आविष्कार के बाद ही कुछ नया उसमें अपडेट बाद में होता है, पहले कहीं से शुरुआत होनी चाहिए। तो अब प्रश्न ये है कि कंप्यूटर की शुरुआत किस वजह से हुई होगी? गुड। किसके लिए? कैलकुलेशन के लिए। अब ये जो कैलकुलेशन वाली जो थियरी है और उसको अगर समझना है तो उसके लिए तो पूरा उसका इतिहास खोलना पड़ेगा और उसमें कम से कम 2 लेक्चर चले जाएंगे, लेकिन हम ज्यादा समय नहीं बिगाड़ते। कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले शुरुआत जो थे वो अबाकस से हुई थी, जिसको हम मड़का घोड़ी कहते हैं। स्कूल टाइम में अभी अबाकस मैथमेटिक्स में ज्यादातर से यूज होता है, मालूम है ना। हिस्ट्री इस तरीके से है कि कम से कम 9वीं या 10वीं सदी में अबाकस का चीन में संशोधन हुआ था, ऐसे बताया जा रहा है। जितने भी अपने पुराने ग्रंथ हैं कंप्यूटर रिलेटेड है, उस सभी में यही स्टोरी लिखी हुई है। और उसके बाद अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो है वो गणतरी करने की जो मेथड है वो कितनी जल्दी हो सके, हो तो रही थी, लेकिन उसको भी कितना जल्दी कर सके, झड़प से कर सके, ये सारे अलग अलग संशोधन कर करके जो है आखिर में कंप्यूटर तक पहुंचे। मैंने एक लाइन में आपको पूरा बता दिया। हिस्ट्री बहुत सारी है, उसमें ईयर याद रखने पड़ेंगे, डिवाइस याद रखने पड़ेंगे, उसमें हम टाइम ज्यादा नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूं जिससे आप कंप्यूटर काम कर रहे हो कंप्यूटर में तो उसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर? तो अब कंप्यूटर का यूज जो है वो किसके लिए, मतलब शुरुआत कहां से हुई? गणतरी करने के लिए, गणना करने के लिए। उसमें लॉजिकल और एरिथमेटिक, जहां पे तर्क लग रहा है वो भी चीजें कंप्यूटर कर पा रहा है, और जहां पे जो है इजीली काम हो रहा है वो भी कंप्यूटर कर पा रहा है। अब बात हो रही है कि कंप्यूटर की शुरुआत जो है, बराबर सर, नेक्स्ट स्लाइड। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या बनी? मैंने देखो जो स्लाइड बनाई है ना वो 3 लैंग्वेज में बनाई, क्योंकि हमारा मेन कंसेप्ट क्या है? टाइपिंग स्किल। बराबर, वहां पे हम पहुंचेंगे तब आपको कोई भी भाषा हो, जैसे सर ने बताया कि आप इनस्क्रिप्ट में आप करोगे टाइपिंग तो आप सभी लैंग्वेज में कर सकते हो, वो भी एक स्किल है। और यहाँ पे जो मैंने टाइप किया हुआ है ये अलग ही लैंग्वेज है। कीबोर्ड तो है ही, लेकिन अलग कीबोर्ड है। अब उसकी प्रैक्टिस तो मैं पिछले 20 साल से करते आ रहा हूं।
अब कुछ नया सीखने की उम्र नहीं है जो उसमें अब कुछ नया कीबोर्ड में हाथ लगाए, काम रुक जाएगा। आई बात समझ में? इसलिए ये सारी जो चीजें हैं वो अभी पीडीएफ बना के रखी है, नहीं तो अगर सर के सिस्टम जैसे स्टार्ट किया था, फॉन्ट अवेलेबल नहीं है, ये टेक्निकल एरर है, फॉन्ट अवेलेबल नहीं है तो चेंज हो जाएगा पूरा, बराबर। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या थी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मशीन है, बराबर। और ये करता क्या है, उसका काम क्या है कंप्यूटर का? तो इसका काम है कि वो रोज बरोज के जो काम है जिसमें डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन, माहिती, डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन, माहिती डालने की, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने की, और प्रोसेसिंग होने के बाद हमें रिटर्न देने की। जैसे अभी सर ने नहीं बताया था कि भाई लिखना है तो उसके लिए पहले सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई चीज अलग नहीं है, बराबर। पहले सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर सोचो और फिर उसको लिखो। तो कंप्यूटर इसी पद्धति पे काम करता है। पहले क्या करता है, वो डेटा को लेता है, डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग के बाद जो है वो रिटर्न हमें डेटा देता है। ये इसका सिंपल काम है। और एक ज्यादा उसमें क्या ऐड किया गया कि डेटा को संभाल के भी रखना है, क्या बोले क्या सुना वो याद भी रखना है, वहां तक का कार्य कंप्यूटर का डेली यूज है। अब ये जो मेथड बनी है ना, वो 1954 से पहले बनी, सॉरी 1945 से पहले बन चुकी। चार्ल्स बेबेज करके सबने सुना ही होगा, कंप्यूटर जगत के पिता, बराबर। उन्होंने ये मेथड बनाई थी इनपुट प्रोसेस आउटपुट की। उन्होंने कभी कंप्यूटर नहीं बनाया, उन्होंने एक ही मशीन बनाई थी, लेकिन वो भी प्रॉपरली नहीं वर्क हुई। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनके पास वो काम करने के लिए साधन पूरे नहीं थे। इस वजह से क्या हुआ कि उनका जो वो प्रोजेक्ट था वो कहीं पे रुक गया। लेकिन उसके साथ जो दूसरे प्रोफेसर थे, उनके स्टूडेंट थे, विद्यार्थी, आपके यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे प्रयोगशाला चलते हैं, कोई ना कोई संशोधन कार्य चलता है, वही कार्य हो रहा था। और उसमें जो जो डिवाइस की कमी हुई वो बना के उन्होंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। अब बात यह है कि कंप्यूटर में उसकी जो पद्धति है कार्य करने की, वो किस तरीके से हो रही है। तो उससे पहले कंप्यूटर का यूज, लाक्षणिकता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक, कंप्यूटर कहां कहां पे मतलब कितना जरूरी है और वो उसमें खासियत क्या है, कंप्यूटर की खासियत क्या है। तो सबसे पहले स्पीड। कोई भी गणना करनी हो तो कंप्यूटर के पास जितनी स्पीड है हम पीछे पड़ेंगे। बनाया हम नहीं है, लेकिन क्या पूरा दिमाग उसको दे दिया है कि आप ही कैलकुलेशन करो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको नंबर देंगे। तो वो उसकी स्पीड कितनी है, तो 300 टाइम। वो एक डेटा डालोगे वो 300 गुना जो है वो काम जल्दी कर पाएगा। ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक हुई। और ये सारे जो है ना, मैं ऐसे बच्चों को समझाता हूं मेरे क्लास में खास, कि अगर आपको याद रखना है तो इस तरीके से याद रखो कि इंसान के तौर पे अगर हमारे में जो खामियां हैं वो कंप्यूटर को जो है एक कैरेक्टरिस्टिक दे दी है, उनको कंप्यूटर को एक सक्षम बना दिया, हमारी सारी खामियां उसमें दे दी। सबसे पहले स्पीड, तो हम सबकी स्पीड अलग अलग है। अगर आपको लिखने के लिए बोलूं कि मैं बोल रहा हूं आप लिखते जाओ, तो आप सबकी स्पीड अलग अलग होगी, मतलब काम बिगड़ा। क्या बोले सर, क्या बोले सर, रिपीट करना पड़ेगा, कंटिन्यू नहीं हुआ, स्पीड नहीं है। दूसरी अविरत काम यानी कि नॉन स्टॉप वर्किंग, कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। कंप्यूटर चलता रहता है, उसको बस पावर मिला, चलता रहेगा, हमारा काम होगा। एक सेक्शन के बाद हमें 5 मिनट का ब्रेक देना पड़ता है कि भाई बच्चे जो है थोड़ा फ्रेश हो जाए, माइंड सेट हो जाए, फिर वापस आके जो है वो कार्य पे बैठे, नया चैप्टर, नया कंटेंट। ठीक है, माइंड सेट करना पड़ता है। कंप्यूटर को जरूरत ही नहीं है इस चीज की, कंटिन्यू आप काम करो, आप थक जाओगे लेकिन कंप्यूटर नहीं थकेगा। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड, चौकसाई, एक्यूरेंसी। हमारे काम में कोई भी एक्यूरेंसी नहीं होगी अगर हम करने बैठे खुद का, बराबर, कोई एक्यूरेंसी नहीं रही। लेकिन अगर कंप्यूटर करेगा तो एक्यूरेंसी के साथ काम करेगा, उसमें कोई भी गलती के चांसेस नहीं है। हाँ, गलती कब होगी, जब हम गलती करेंगे उसके साथ, बराबर, वो भी बताता हूं। फिर मेमरी, अचूर અને વિશાળ યાદ શક્તિ।
कंप्यूटर में कोई भी डेटा स्टोरेज करो, आपके फोन मोबाइल फोन ही ले लो, आधा कंप्यूटर तो यही बन गया है ना। 2 साल पहले अगर मोबाइल लिया होगा और उसमें जो फोटो फर्स्ट क्लिक किया होगा वो आज भी आपको मिलेगा, और कुछ नहीं तो अभी तो गूगल ड्राइव जिंदाबाद, उसमें डाल दिया। मोबाइल डिवाइस चेंज किया तो भी आपको आपकी मेमोरी मिल रही है। तो ये मेमोरी स्टोरेज बाय डिफॉल्ट कहीं पे हो रही है, तो कंप्यूटर पे ही हो रही है। तो कंप्यूटर की मेमोरी भी बहुत लंबी है, उसमें डेटा स्टोर हो सकता है। आया समझ में? इसके बाद है विविध लक्ष्य उपयोगिता, यानी कि अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से काम करने में सक्षम है। कंप्यूटर सब जगह पे काम ले रहा है। अभी भी हमारा ये प्रोजेक्टर चल रहा है, किसके मदद से चल रहा है? कंप्यूटर के। बोर्ड निकल गया, अभी जो पढ़ाना है सब रेडीमेड मटेरियल है, सिर्फ पॉइंट करना है कि क्या हो रहा है कि नहीं। फिर आप बैंक में जाओ, रेलवे में जाओ, कहीं पे भी आप जाओ, क्या होगा? सब जगह पे कंप्यूटर ही आपको दिखेगा। मतलब सभी फील्ड में काम करने के लिए वो कैपेबल है। अब बात रही कि जो कंप्यूटर के पास नहीं है और हमारे पास है, वो क्या है? विचार शक्ति। कंप्यूटर का आईक्यू जो है ना, विचार शक्ति है, वो 0 है, 0 है। कंप्यूटर खुद सोचता नहीं है। अगर स्लाइड मुझे चेंज करवानी है तो मुझे बोलना पड़ेगा, जो ऑपरेटर हैं वो वहां से चेंज करेंगे तभी कंप्यूटर वहां पे स्लाइड चेंज करेगी। ये बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूं आपको। आप उसको पावर ऑन करोगे तो वो ओपन ऑन होगा, आप उसको शट डाउन करोगे तो वो शट डाउन होगा। अपने हिसाब से कुछ करता नहीं है। और यही बात मैं सब बच्चों को समझाता हूं कि चार्ल्स बेबेज ने जो स्ट्रक्चर बनाया था, उस स्ट्रक्चर में जितनी खामियां थी इंसान में, वो सारे कंप्यूटर को दे दी। वो उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक बन गई। और एक ही चीज नहीं दी उसने, क्या? तो वो उसकी विचार शक्ति। इसीलिए आज के डेट में जो हमारा ये कार्यशाला आयोजित हुआ है, वो इसी विचार शक्ति के लिए कि आप अपनी क्षमता बढ़ाइए कंप्यूटर में काम करने की। उसके पास तो है ही काम करने की कैपेसिटी, आप खुद की कैपेसिटी बढ़ाइए काम करने के लिए। क्लियर? समझ में आया? तो ये जनरली सारे ये आप स्कूल टाइम पे पढ़ चुके होंगे, कोई नया टॉपिक नहीं है आपके लिए, लेकिन वन टाइप ऑफ रिवीजन है कि अभी जो आपको सीखना है उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो। रेडी? नेक्स्ट। अब कंप्यूटर कहां कहां पे यूज होता है? बराबर, सारे फील्ड आपको मालूम ही है, लेकिन उसकी एक लिस्ट बना के रखी है। बराबर, कहां कहां पे यूज होता है? तो एजुकेशन में, डिफेंस में, साइंटिफिक में, इंजीनियरिंग में, फिर सैटेलाइट के थ्रू हम जो अंतरिक्ष में जाते हैं उसमें, फिर इकोनॉमिक के अंदर, वाणिज्य व्यवस्था में, अकाउंटिंग के लिए, उन सब में, उद्योगों में। अभी कंपनियों के अंदर भी अगर अटेंडेंस देनी है तो आप अपने पहले कार्ड पे साइन बाइन होती थी, अटेंडेंस में साइन करनी पड़ती, अब क्या है? बायोमेट्रिक है ना। तो ये क्या हुआ? कंप्यूटराइज ही हुआ। अभी क्रिकेट मैच चलती है तो विकेट गई तो विकेट को एकदम नजीक से जाके कैलकुलेशन करते हैं कि बॉल लगा कि नहीं, मिडल विकेट है कि नहीं। वो पूरा कैलकुलेशन जो है वो किसके थ्रू हो रहा है? कंप्यूटर के थ्रू है। इसलिए खेल जगत में भी जो है उसमें यूज होता है। ये फिल्म में अभी सारे वीएफएक्स चल रहे हैं, कोई भी मूवी में एनिमल कोई ओरिजिनल है ही नहीं। बराबर, हाथी के साथ घूमो, शेर के साथ घूमो, सब वीएफएक्स है। तो ये भी किसके मदद से हो रहा है? कंप्यूटर की मदद से। उसके साथ शेयर बाजार। अब हर एक घर के अंदर जो है एक बच्चा जो है शेयर मार्केटिंग में मोबाइल लेके बैठा ही है, या तो कंप्यूटर पे शेयर मार्केटिंग कर रहा है। नहीं तो एक टाइम था सुबह उठ के जल्दी उठ के जाओ, 3 बजे के बाद घर पे आओ, शेयर मार्केटिंग में क्या चल रहा है उधर पेपर पे पूरा टिक मार्क करो। मैन्युअली सारा था ना। ये सारी चीजें कंप्यूटराइज हो गई। फैशन डिजाइनिंग में, शॉपिंग करने कोई हम दुकान पे नहीं जाते, अभी ड्रेस मटेरियल देखना है तो क्या करते हैं? मेशो। बराबर है ना। तो ये सारे कंप्यूटर के अलग अलग फील्ड हैं, और इनमें कहीं ना कहीं डिवाइस चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या होगा? जुड़ा हुआ तो कंप्यूटर के साथ ही है। ठीक है। फिर रेलवे रिजर्वेशन, बस रिजर्वेशन सब करते ही हैं हम। हवामान, अभी जैसे बारिश, 3-4 दिन पहले मैंने कहीं पे नोटिफिकेशन देखा था कि भाई इन दिनों में बारिश होने वाली है, और आज हुई ना। बराबर। और इसके बारे में अभी मतलब कंप्यूटर में जो सुपर कंप्यूटर है, सबसे पावरफुल कंप्यूटर इंडिया ने बहुत बनाया, और उसमें जो सीडेक जहां जिसके साथ मैं काम कर रहा हूं, वो खुद सुपर कंप्यूटर बनाने वाली संस्था है आईटी डिपार्टमेंट में। और उन्होंने ऐसे ऐसे कंप्यूटर परम सीरीज के बनाए हैं कि जो आने वाला भविष्य जो है वो हमें माहितगार कर पाएंगे कि कौन कौन सी आपत्ति आने वाली। उसके लिए हम कुदरत के सामने बच तो नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ न कुछ बचा तो पाएंगे।
समझ में आ रहा है कि भाई जो पहले सूचना दे देते हैं कि भाई समुद्र इलाके में नीचे जो रहने वाले हैं लेवल उनको स्थलांतर कराओ, कि घाट पे रहने किनारे पे रहने वाले हैं उनको स्थलांतर कराओ, भाई अगर कुछ हो रहा है तो उनको तकलीफ न हो, ये साले प्री प्लानिंग। लेकिन उसका कैलकुलेशन कहाँ से हो रहा है? तो यहाँ से, बराबर। होटल में, होटल क्षेत्र में ग्राफिक्स डिजाइनिंग में ये इस तरीके का बैनर ये सारा बनाना है, कोई भी फोटो एडिटिंग करना है, बहुत सारी चीजें हैं, गिनाने जाएंगे बहुत कुछ हो जाएगा। तो ये सभी जगह पे कंप्यूटर 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 ही है। अब उसके लिए आपको जो है प्रिपरेशन क्या करनी है, तो जैसे आपने बताया कि भाई कंप्यूटर में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, अब इनमें कहीं पे भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आया? हम इतना ही जानते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तक ही है, उसके आगे हम कभी पहुंचे नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये भी पूरा आप नहीं जानते हो, वर्ड में भी बहुत कुछ है, एक्सेल में भी बहुत कुछ है, पावर पॉइंट में भी बहुत कुछ है। आप जितना वर्क करते हो आपके सीमित, जितना आपको उपयोगी है उतना ही आप करो, उससे आगे कभी आप सोचते भी नहीं हो और जाने की जरूरत भी नहीं हुई है, बराबर। तो उसको अगर अच्छे से सीखा हुआ होगा तो आप प्रोग्रामिंग में भी पहुंच पाओगे, क्योंकि उसके लिए कंप्यूटर पे बैठने की सबसे पहले कैपेसिटी चाहिए। जैसे क्लासरूम में 1 घंटे का अगर लेक्चर है तो 1 घंटे के बाद कैसे अपने आप माइंड सेट हो जाता है कि ना अभी जल्दी खत्म हो जाए, सर लेक्चर कंप्लीट करे जाए। कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जब टाइपिंग स्टार्ट किया था, मैं 7th स्टैंडर्ड में था ना, तब मेरे पिताजी मुझे कहते थे, क्योंकि वो सोशल एक्टिविटी में बहुत, उनको कोई ना कोई लेटर टाइप करने के लिए किसी न किसी के पास जाना पड़ता था क्या, तब मुझे बोलते थे कि बेटा तू टाइप राइटर सीख, कंप्यूटर से पहले टाइप राइटर टक 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 चालू रहता था, वो तू सीख। अब तब बाल बुद्धि थी, कुछ इतना तो समझ थी नहीं, जिम्मेदारी थी नहीं, हाँ पापा करके 1 साल निकाल दिया। 8th स्टैंडर्ड में आने के बाद हाथ पकड़ के कंप्यूटर क्लास में लेके गए, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में मैं आया तब से कंप्यूटर फील्ड शुरू हुआ। अब मेरे सर को जो है उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला, ये जिस दिन ना है ना उस दिन मुझे सिर्फ इन्फॉर्म करना, इसको यहाँ पे कंप्यूटर सिखाना है। अब वो सर की मेहरबानी इतनी थी कि उन्होंने कंप्यूटर तो नहीं सिखाया लेकिन टाइपिंग इतना सिखाया, मैं कंटिन्यू 6 से 8 महीने टाइपिंग ही करता था, 6 से 8 महीने टाइपिंग ही करता था। और वो टाइपिंग में एक ही लैंग्वेज, गुजराती। ये जो विंडोज 95 है ना, अभी तो आप विंडोज 11, विंडोज 10 यूज कर रहे हो ना, बराबर। फर्स्ट विंडोज जब 95 आया था माइक्रोसॉफ्ट का, उस पे सीखा हुआ। अब परिस्थिति ये हो गई कि कंप्यूटर में टाइपिंग करना तो आ गया, लेकिन ये टाइपिंग सॉफ्टवेयर ओपन कैसे होगा, टाइपिंग किस प्रोग्राम में करते हैं, ये कुछ पता ही नहीं था। और जब पिताजी को हुआ कि नहीं अब सीख चुका है, इसको टाइपिंग आता है, सर ने भी बोला टाइपिंग आता है, तो उन्होंने बिठाया कंप्यूटर पे ऑफिस में कि चलो काम करके दो। अब मालूम तो पड़े कि इसमें क्या होता है, टाइपिंग आता है मेरे को, चालू करना थोड़ी ना आता है। समझ में आई बात? तो अभी स्थिति यही हो रही है, अभी के भी समय में ये मैं देख रहा हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, इसलिए आइडिया है कि आप जितना जानते हो उतना सीमित नहीं है। और टेक्नोलॉजी है, उसमें रोज बरोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है, तो आपको उसमें अपडेट होना जरूरी है। लेकिन हम सब अपडेट किस में हो रहे हैं? मोबाइल टेक्नोलॉजी में, कि भाई इंस्टाग्राम में क्या अपडेट आया है, फेसबुक ने क्या अपडेट दिया है, बराबर। हम उसी में ही रचे बचे हुए हैं। एक्चुअली अगर इसमें आप 2 पैसे कमा रहे हो, आपके फायदे में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टाइम वेस्ट, जैसे सुबह कुलपति जी ने बताया ना कि भाई आपको क्या छोड़ना चाहिए, तो मेरे मुंह पे जवाब यही था एक, कि पहले तो मोबाइल को छोड़ देना चाहिए आज के जमाने में। लेकिन उसके बावजूद भी मैं खुद जो है 4 बजे मोबाइल लेके रहा कि भाई क्लास पे क्या हो रहा है, किसी का कॉल आया है, क्योंकि माया जाल हो गई है ये। समझ में आया? और स्किल की बात करें तो मोबाइल से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उससे पहले, मोबाइल से भी पहले क्या था? कंप्यूटर। और हमारा टॉपिक वही है, बराबर। टॉपिक से बाहर नहीं निकलेंगे। अब कंप्यूटर की जो है कार्य प्रणाली, कंप्यूटर जो काम करता है, जो मैंने आपको बताया, वही 3 स्टेप पे पूरा उसका काम हो रहा है। एक क्या हो रहा है? इनपुट। इनपुट मतलब क्या, कोई बताएगा? डेटा एंटर करना। चलो, उसके बाद प्रोसेसिंग क्या होगा? ओके, उसके अलावा कोई प्रोसेसिंग का कोई मतलब बताएगा? कार्य होना, यानी कि जो डेटा डाला है उसके ऊपर कार्य होना, क्या डाला है उसके बारे में, बराबर।
और आउटपुट मतलब रिजल्ट देना। चलो सिंपल है, इतना मालूम ही है ना सबको, बराबर। अब ये बताइए डेटा जो है, डेटा का मतलब क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। माहिती, उसके प्रकार अगर पूछूं तो, पूछ ही रहा हूं जो कि उसके प्रकार डेटा कितने टाइप के होंगे आपके हिसाब से? कुछ भी हो बस बोलो, एक बार बोलोगे सही जवाब हो जाएगा। रिजल्ट वगैरह टाइप करने के लिए जो नाम और वो सब टाइप करते हैं वो। बराबर है, सही है, बोलो। 3 ટાઈપના ડેટા હોય, બોલો। આ રીતે આપણે એક ડેટા છે તો એ વર્ડમાં કરી શકીએ, બીજો છે તો આપણે માર્કશીટ બનાવી છે તો એ એક્સેલમાં બનાવી શકીએ, અને ત્રીજો ડેટા એ PPT यस, બે પ્રકારનો ડેટા હોય, એક આપણે ટાઈપ કરીને બીજો સ્કેન કરીને, બે રીતે। ओके। क्वेश्चंस ना आंसर आपके सच सही हैं, लेकिन मैं डेटा के बारे में पूछ रहा हूं, मैं कंप्यूटर डेटा के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। जैसे सर ने पहले ही बोल दिया, सुनो समझो और फिर आगे बढ़ो। मैंने क्या पूछा, डेटा का मतलब क्या है, डेटा के प्रकार कितने? मैंने ऐसे बोला कि कंप्यूटर डेटा कौन से? नहीं, आपने जो आंसर दिया आंसर सही है, लेकिन किसके बारे में है? कंप्यूटर डेटा के बारे में, बराबर। अब यही आंसर वापस क्वेश्चंस पूछ रहा हूं वापस, डेटा कितने प्रकार के? सेम आंसर। अभी देखो टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं, क्योंकि देना बहुत कुछ है, लेकिन सामने जो है आउटपुट आपका मिलेगा तो अच्छे से भी दे पाऊंगा मैं, बराबर। बराबर है। अब इसको संग्रह करना है तो कैसे करोगे? सिंपल में एकदम दो, कोई डेफिनेशन बुक डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा, आप प्रैक्टिकली थोड़ा समझो, बराबर। अभी जो कुछ मैं बोल रहा हूं, जैसे कि ये स्क्रीन चालू है, ये स्क्रीन आपको अगर चाहिए तो आपने क्या किया, अभी मोबाइल में फोटो लिया तो आपके लिए वो क्या बन गया? डेटा बन गया, पिक्चर बन गई। मैं बोल रहा हूं, आप वही शब्द जो है बुक में लिख रहे हो, तो बुक में आपने राइटिंग किया, लिखा, डेटा एंट्री हो गई, आपने लिखा, बराबर। मैं बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, बराबर, तो मेरी वॉइस अंदर जा रही है, तो आवाज जो है वो डेटा बन गया, है कि नहीं? हाँ या ना? बराबर। आप देख रहे हो, आप खुद देख रहे हो, बराबर, और उसको इमेजिंग कर रहे हो, तो वो भी क्या हो गया? डेटा हो गया। कंप्यूटर का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो अपने शरीर के अकॉर्डिंग बना हुआ है। कंप्यूटर का पूरा स्ट्रक्चर हमारे शरीर के हिसाब से बना हुआ है। यही चार्ल्स बेबेज की खासियत थी कि उन्होंने बोला कि इंसान के सारे जो अवगुण हैं वो तो उसको दे दिए, लेकिन नहीं दिया तो उसकी बुद्धि, और वही बुद्धि जो है हमें प्रोसेसिंग में कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर का सबसे पहले तो कंप्यूटर की मेमोरी और उसकी बुद्धि, उसका डिवाइस कौन सा, कोई बताएगा? कंप्यूटर का दिमाग किसको कहेंगे? जीपीयू। अच्छा, सीपीयू का फुल फॉर्म मालूम है सबको? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बराबर। गुजराती में उसको ट्रांसलेट करोगे तो मालूम ही है क्या हो रहा है, बराबर। तो प्रोसेसिंग जो है, बराबर, वो किस पे होगा? डेटा पे होगा। प्रोसेसिंग होगा लेकिन किसके ऊपर होगा? डेटा के ऊपर। तो डेटा कितने, कौन कौन से डेटा? डेटा के टाइप्स अलग अलग हैं। आप कौन सा डेटा दे रहे हो? अगर मुझे देखना है तो मुझे आंखों की जरूरत है ना, कान से तो नहीं देख पाऊंगा। मुझे बोलना है तो मुंह की जरूरत है, बराबर, आंख से तो नहीं बोल पाऊंगा, है कि नहीं? प्रॉपरली। तो यही चीज जो है लॉजिकली जितना हमारे शरीर के अंगों का जैसे यूज हो रहा है, वैसे ही कंप्यूटर डिवाइस में डेटा को इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस होते हैं, बराबर। जो डेटा इनपुट हो रहा है उसका पूरा नियंत्रण कहां किससे होता है? तो कंप्यूटर के मगज से, दिमाग से। और कंप्यूटर का दिमाग कौन सा है? सीपीयू। अगर मुझे यहां पे लाइट करनी है तो ये सिग्नल मुझे कहां से मिला? मेरे माइंड से मिला। मुझे आपको टॉपिक पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, वो सिग्नल कहां से मुझे मिल रहा है? दिमाग से मिल रहा है। आई बात समझ में? तो कंप्यूटर को यही प्रोसीजर है, और उसके लिए इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब आउटपुट की बात है तो आउटपुट क्या हुआ? मैं जो पूछ रहा हूं उसका आप जो आंसर दे रहे हो, बराबर, वो एक वन टाइप ऑफ क्या हुआ? आउटपुट ही हुआ। अब आउटपुट भी किस तरीके से देना है? अगर मुझे आप बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अच्छे से समझाओ, तो आप कैसे मुझे दोगे? तो आप लिख के बताओगे या ड्रॉ करके बताओगे?
प्रैक्टिकली समझ में आ रही है ना बात? तो यही चीज जो है कंप्यूटर में चलती है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। क्लियर इतना? आगे बढ़ते हैं। अब यह है इनपुट और आउटपुट डिवाइस के नाम। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस बहुत सारे हैं, मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट ही रखा है सामने कि जो रूटिंग में सब हम यूज करते ही हैं। इंफॉर्मेशन डेटा देने के लिए डिवाइस अलग है और डेटा लेने के लिए डिवाइस अलग है, और दोनों के बीच में जो काम करता है वो है सीपीयू। बराबर? सीपीयू के अंदर भी अलग अलग डिवाइस होते हैं, उसके भी हार्डवेयर अलग होते हैं। अब ये सारे डिवाइस जो है, इनमें से कौन सी चीज आपको नहीं मालूम, ये बताओ। क्या मालूम है वो पूछूंगा तो बहुत सारे आंसर निकलेंगे, इसलिए रिवर्स क्वेश्चंस कर रहा हूं कि इसमें से कौन सी चीज आपको नहीं मालूम, आपने नहीं देखी या तो आपको उसके उपयोग की नहीं मालूम। जॉयस्टिक नहीं देखा? नहीं मालूम क्या है जॉयस्टिक? मालूम ही होगा, जॉयस्टिक तो सबको सपने में भी आता होगा। हा? बराबर? अब सिंपल देखो, कंप्यूटर के जितने भी ये इनपुट डिवाइस हैं, जैसे मैंने बताया, किस टाइप का डेटा आपको डालना है वो डेटा उसी डिवाइस के थ्रू इनपुट होगा। समझ में आ रही है बात? जो डेटा आपको जो डेटा आप डाल रहे हो वो कौन से टाइप का डेटा है, कंप्यूटर में उस टाइप के डेटा को डालने के लिए उसका एक इनपुट डिवाइस बनाने में आया, और वो कंप्यूटर के साथ जुड़ेगा तभी जो है कंप्यूटर प्रोसेसिंग करेगा। क्लियर इतना? ये सारी चीजें आपको मालूम ही होंगी, लेकिन थोड़ा समझ के, क्योंकि अभी हमारा मेन टॉपिक आएगा और वो भी इनपुट डिवाइस ही है जिसके बारे में हमारा ये व्याख्यान चल रहा है। सबसे पहले माउस, सबने देखा ही है। माउस का दूसरा नाम कोई बताएगा? यस, गुड। पॉइंटिंग डिवाइस, माउस को दूसरा नाम है उसका पॉइंटिंग डिवाइस। माउस का कार्य क्या है? अब देखो, सारे के सारे डिवाइस को याद रखने की एक सिंपल मेथड, उसके कार्य को समझो, वो क्या काम कर रहा है। अगर वो आप समझ गए तो वो डिवाइस याद रहेगा। बराबर? आप फिंगरप्रिंट देते हो ना, उस डिवाइस का नाम क्या है? गुड, कौन बोला? बायोमेट्रिक, उसे कहते हैं बायोमेट्रिक रीडर। बराबर? इसमें है बायोमेट्रिक रीडर? नहीं, इसमें नहीं है। बराबर? बायोमेट्रिक का काम क्या होता है? फिंगर स्कैन करना। अब इतने सारे स्टूडेंट विद्यार्थी जो बैठे हैं, उन सभी के फिंगर की प्रिंट सेम होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कुदरत का करिश्मा है, किसी की भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं होगी। इसलिए उसको सिस्टम इस तरीके से सेट किया हुआ है कि आप अपना थंब लगाइए या फिंगर लगाइए तो वो एंट्री उसकी होगी वहां पे, और वो एक का डेटा बन गया। आप फिंगरप्रिंट दे रहे हो तो वो कंप्यूटर का क्या बन गया? एक डेटा बन गया। क्लियर इतना? अब डिवाइस के फटाफट नाम बता दूं आपको। कैमरा तो सबने देखा ही होगा, अभी भी जैसे चल रहा है, वर्किंग हो रहा है। बराबर? ये क्या है? मॉडेम। ये किसी ने देखा है मॉडेम को? कहां पे? ये देखो यहाँ पे है ना, ये वाला व्हाइट, वही। उसको राउटर भी कहते हैं, मॉडेम भी कहते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। अब ये इनपुट डिवाइस में भी है, आउटपुट में भी है, मैं तो ऐसे बोलूं, क्योंकि इसका काम क्या है टेक्निकली, ये इंटरनेट में से जो सिग्नल मिलता है वो एनालॉग वे में होता है, और कंप्यूटर डिजिटल लैंग्वेज समझता है, तो उसको एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करने के लिए मॉडेम का यूज होता है। बहुत लंबी थियरी है उसकी भी, लेकिन मेन वर्क उसका वही है। बराबर? एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग। चलो, लाइट पेन, ये तो लेजर लाइट हुई, लेकिन अगर स्क्रीन में मुझे टच करना है तो उसकी भी पेन शायद होगी। बराबर? वही लाइट पेन। ठीक है? फिर टच स्क्रीन सबके पास है ही। बराबर? उसके बारे में बताने, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, सीडी को, हाँ। आप में से किसी ने फ्लॉपी डिस्क देखी है? देखी है ना? आपने भी देखी है फ्लॉपी डिस्क? बराबर? उसको बंद हुए कम से कम 20 साल हो गए। फ्लॉपी डिस्क को बंद होते 20 साल हो गए। और उसकी मेमोरी कितनी थी, ध्यान में है? हाँ, कितनी, कोई बताएगा? नहीं देखा तो बताने की बात ही नहीं हो रही है। 3 to 4 MB, 3 to 4 MB, इतना तो आपका एक पिक्चर ले लेता है। बराबर ना? उसके बाद आई थी सीडी, डीवीडी।
सीडी की कैपेसिटी होती थी 700 MB, डीवीडी की होती थी 4.7 GB। ये भी क्रम है मेमोरी का, बराबर, कि बीट बाइट MB KB MB GB ये उसका पूरा है। चलो, पेन ड्राइव मालूम ही है सबको, वेब कैमरा देखा है, बराबर। ये क्या है? BCR। ये क्या है बताओगे कोई? इसको क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या है प्रॉपरली? BCR तो लिखा है, बायोमेट्रिक रीडर। क्या नाम है? बारकोड रीडर। एग्जाम देते हो तो एग्जाम में बारकोड स्टिकर लगते हैं ना, बराबर। कभी भी एग्जाम में खुद का नाम लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है, एड्रेस लिखा है? नहीं। वो सारी डिटेल कहाँ पे होती है? बारकोड में। आप शॉपिंग करने जाते हो, डिवाइस हम देखते हैं, बराबर, लेकिन आइडिया नहीं होता है क्या हो रहा है, बस बिल बन गया ना। टेक्नोलॉजी में सिंपल समझाने की बात, ये बहुत सारी चीजें आप देख चुके हो। ये जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए है स्कैनर। अगर कंप्यूटर ऐसे कोई भी प्रिंट निकली हुई है उसको कंप्यूटर में डालना है तो उसके लिए स्कैनर का यूज होता है। अब वो स्कैनर भी मोबाइल पे एप्लीकेशन अवेलेबल है, तो अब स्कैनर डिवाइस भी थोड़े टाइम में बंद होने वाला है। इसका भी अभी इतना काम नहीं हो रहा है। मेरे पास कम से कम 4 साल से ऐसे ही यूजलेस पड़ा है। कभी कभी कोई जागता है या तो याद आती है तो चेक करने के लिए चालू करता हूँ। अभी इसका भी यूज नहीं है, सब मोबाइल में से हो रहा है। तो ये सारे के सारे जो है वो क्या, इनपुट डिवाइस। इसमें से हमें किसकी बात करनी थी? कीबोर्ड की। आगे जाएंगे उसमें। सामने क्या है? आउटपुट डिवाइस। अब आप जो डेटा इनपुट कर रहे हो उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग की मेथड बहुत लंबी है, वो फिर कभी बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए जो प्रोसेसिंग हो रहा है उस प्रोसेसिंग के बाद जो हमें मिलता है वो क्या है? आउटपुट, बराबर। अब ये सारे के सारे जो इनपुट डिवाइस थे उसमें आप देखो तो कीबोर्ड में से आप सिर्फ अल्फाबेट, न्यूमेरिकल, टेक्स्ट ही डाल पाओगे। अगर आपको गाना बजाना है तो पहले लिखना पड़ेगा और फिर उसको ध्वनि दो। आप पहले तो टेक्स्ट बनाना पड़ेगा उसका। अगर गाना है तो आपको माइक्रोफोन, इसमें नहीं है लेकिन माइक्रोफोन आता है कि जिससे वॉइस अंदर जा रहा है। अगर आपको कोई डिवाइस को चलाना है, कोई भी पॉइंट घुमाना है तो माउस का यूज करना पड़ेगा। ये कहने का मतलब सारे के सारे डिवाइस अपना काम करते हैं, लेकिन जो इनपुट हो रहा है उसका रिटर्न क्या मिलेगा हमें? आउटपुट। तो वो कहां से मिलता है? तो सबसे पहले जो है स्क्रीन यानी कि मॉनिटर। सबसे पहले कहां पे मिलेगा? मॉनिटर में। मॉनिटर स्क्रीन में जो कुछ भी दिखता है उसे कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। उसे क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी। ये सारे नाम सुने सुने ही है ना, बराबर। उसके अलावा अगर उसी सॉफ्ट कॉपी को अगर आप अपने पेज में निकालो तो वो प्रिंटर के थ्रू निकलेगा, मॉनिटर में से तो पेज नहीं निकलेगा, बराबर। तो प्रिंटर क्या करेगा? उस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करेगा। आया समझ में? उसके बाद अगर कुछ सुनना है तो हेडफोन्स, स्पीकर, एयरफोन, प्लॉटर ये इस तरीके से। अगर बड़े बैनर या तो रेडियम कटिंग अगर करना है, रेडियम लाइट का नहीं, टेक्स्ट बेस्ड होता है, उस तरीके से तभी प्लॉटर का यूज होता है। तो जिस तरीके जैसा आप इनपुट करोगे उसके ऑपोजिट में मॉनिटर तो आपका आउटपुट देगा ही देगा, लेकिन अगर उसमें भी कोई ज्यादा आउटपुट चाहिए, अब गाना सुनना है तो उसके लिए स्पीकर चाहिए, फिर मॉनिटर का कोई काम नहीं है। ये बात भी है कि नहीं? तो ये इनपुट और आउटपुट, इन डिवाइस के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप कंप्यूटर का प्रॉपरली यूज कर पाओगे। अब बहुत सारे डिवाइस हैं। सिंपल आपको अगर मैं पूछूं, जनरली सब सोमनाथ मंदिर तो होके आए होंगे, बराबर। एक रबिश क्वेश्चन है ये, कुछ इतना लॉजिक नहीं है लेकिन जवाब मुझे चाहिए उसमें से। आप सबको आइडिया होगा, सोमनाथ में हम जाते हैं तब चेकिंग होता है और एक डोर के बीच में से हम निकलते हैं, वो किस लिए यूज होता है? ये अपेक्षा थी मुझे कि यही आंसर आएगा और सही है, गलत भी नहीं बोलूंगा। अगर मेटल डिटेक्टर है तो उनको चेक करने की जरूरत क्या है? एकदम सिली क्वेश्चन है, बताइए। अगर आपने प्रॉपरली उस डिवाइस को देखा होगा तो ही आप आंसर दे पाओगे। आपने आंसर तो दे दिया, सही है, ये सेम बॉक्स, सेम डिजाइन, सेम पैटर्न। एयरपोर्ट पे जाओ, कोई ऐसी एरिया में जाओ जहां पे सिविलियंस जाना मना है, वहां पे मेटल डिटेक्टर का ही काम करता है।
लेकिन सब जगह पे नहीं होता है। तो ये डिवाइस क्या काम करता है? वो सिर्फ मतलब जो बड़ी चीजें होती है, मतलब के जो 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 चीजें बड़ी चीजें है जो जिसको हम देख सकते हैं प्रॉपर्ली, उसके लिए होता है। स्कैन करने के लिए जो मेटल की चीज भी नहीं है और वहाँ पे ले जाना मना है। आपका आंसर सही ही है। કદાચ ઘણી વખત લોકોની સંખ્યાની ગણતરી માટે પણ परफेक्ट। मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन समझना है पहले। सोमनाथ में जो डिवाइस रखा हुआ है, आपका आंसर सब जगह पे सही है, मेटल डिटेक्टर है ही, ऐसा डिवाइस और आता ही है, बराबर। लेकिन यहां पे नहीं है। आपको मालूम होगा, जैसे अभी श्रावण महीना गया तो न्यूज़पेपर में हेडलाइन आ गई थी कि सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए प्रथम सोमवार को इतने लाख भक्तजन आए थे। अब इतने लाख आए थे, वो कहां से नंबर मिला? और आप अभी इमेजिंग अगर गए हो तो आप उस जगह को याद करो, देखो कि आप जब वहां से निकलते हो तो उसके बॉक्स के ऊपर एक नंबर डिजिट होता है, रेड कलर में लाइटिंग होती है, और जैसे आप वहां से पास होगे, निकलोगे, तो वहां पे एक बीप बजेगा। ये बीप जो है मेटल डिटेक्टर का काम नहीं कर रहा है। आप उसके बीच से निकले हो तो उसने क्या किया, आपका काउंटिंग किया कि इस डोर से एक पर्सन निकला, फिर आप एक बंदा 10 बार निकलेगा तो 10 बार काउंटिंग होगा। ये सिंपल, एकदम, मैंने बोला ना, एकदम सिंपल चीज है। अब इसको आप एडवांस कितना भी बना सकते हो। ये टेक्नोलॉजी समझने की जरूरत है। जो हो रहा है, जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, जहां पे भी आपको कुछ नया लग रहा है, उसको समझने की पहले कोशिश करो कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है। अगर वो समझ में आ गया तो आप उसके ऊपर काम भी कर पाओगे और उसको समझ भी अच्छे से पाओगे। समझ में आई बात? हो क्या रहा है, हम देखते हैं, यूज हो रहा है, बस अपना काम हो गया। आगे का नहीं सोचने का। आजकल कैमरे भी यूज होते हैं, ऐसे खाली ऊपर लगे होते हैं, फेस को डिटेक्ट करते रहते हैं। अभी की बात बताओ ना, मैं जैसे लास्ट वीकेंड में बड़ौदा था, तो वहां पे भी यूनिवर्सिटी कैंपस में ही था, यूजीएफसी फर्टिलाइजर यूनिवर्सिटी थी, वहां पे 5 दिन हम रुके थे। वहां पे जितने भी स्टूडेंट हॉस्टलाइज होते हैं ना, उनको खाना खाने के लिए उनके भोजनालय में जाना होता है। अब ये स्टूडेंट यहाँ का ही है, कैसे मालूम पड़ेगा? तो उधर जैसे सर ने बताया, फेस डिटेक्टर था, उनको कैमरा के सामने रुकना है, उनका फेस जो है काउंटिंग में आ जाएगा, उनकी अटेंडेंस हो गई, वो बच्चे अपनी डिश लेके खाना खाने चले गए। फुल्ली टेक्नोलॉजी। क्लासरूम में भी आ रहे हैं, तो बस टीचर को अटेंडेंस देने की जरूरत नहीं है। क्लासरूम में भी आ रहे हैं, उनको अटेंडेंस देने की जरूरत नहीं है, बस अपने डिवाइस पे आप बताओ, फेस दिखाओ, क्लासरूम में चले जाओ। वर्कशॉप में भी रखने की जरूरत है। हाँ। तो कहने का मतलब कि सबसे पहले तो आप टेक्नोलॉजी को समझो। जब तक समझोगे नहीं, तब तक उस पर काम करना डिफिकल्ट है। अपना काम हो रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जब खुद को काम करने की बारी आती है ना, तो सब सन्नाटा है, बराबर। चलो नेक्स्ट। अब बात होगी अपने डिवाइस की, इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड। जो मेन अपना कंसेप्ट ही है टाइपिंग स्किल, बराबर। अब सबसे पहले तो ये बताओ, मैंने ये जो यहाँ पे सबने फोटो भी निकाल लिया, अब ये बताओ कीबोर्ड में नंबर ऑफ कीज कितनी होती है? कीज कितनी होती है कीबोर्ड में? आपको दूंगा कल, आज बारिश की वजह से नहीं लेके आया, कल लेके आऊंगा आपको फिजिकली भी कीबोर्ड, क्योंकि सबने देखा है, सब यूज भी करते हो, लेकिन नहीं है मेथड। कितनी बोलो? 120। चलो और कोई बताएगा? 108। चलो और कोई? कीबोर्ड में की कितनी होती है? 104, 108। अब सही जवाब है। मैं टाइम नहीं बिगाड़ूंगा मैं ज्यादा पूछने में। एवरेज जो है 104 की होती है, और वो भी कीबोर्ड के मॉडल के ऊपर। अगर मल्टीमीडिया कीबोर्ड है, कीबोर्ड के भी अलग अलग टाइप हैं। मल्टीमीडिया यानी कि आप उसमें म्यूजिक ऑन करो, ऑफ करो, वॉल्यूम अप करो, डाउन करो, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, गेमिंग के रिलेटेड भी, तो उसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहते हैं। उसमें बहुत सारी की एक्स्ट्रा डाली जाती है। लेकिन जो रूटिंग कीबोर्ड है, जो हम सब देखते हैं लैपटॉप में, डेस्कटॉप पे, ये दोनों मालूम है ना, लैपटॉप और डेस्कटॉप किसे कहते हैं?
लैपटॉप तो साहब ने देखा है, डेस्कटॉप किसे कहते हैं? पीसी रहता है। जो फिक्स रहता है टेबल पे, उसे क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। अच्छा, अब कंप्यूटर को चलाने के लिए हमने डिवाइस की बात तो की, लेकिन कंप्यूटर को नॉर्मली चलाने के लिए उसके मुख्य डिवाइस कौन कौन से? 4 डिवाइस, बराबर। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये इंपॉर्टेंट डिवाइस है। इनमें से कोई एक भी चीज नहीं होगी तो कंप्यूटर चलाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। मतलब थोड़ी सी इसलिए बोल रहा हूं कि इनमें से कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए। अगर माउस और कीबोर्ड दोनों में से कोई एक होगा ना तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन आप बोलो सर मॉनिटर नहीं है और चल जाएगा, सीपीयू नहीं है तो चल जाएगा, तो नहीं चलेगा, बराबर। माउस और कीबोर्ड ऑप्शनल में चल सकता है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट इतने ही है, क्योंकि सारी चीजें कीबोर्ड में से नहीं हो सकती, कुछ माउस का भी यूज करना पड़ता है। इसलिए ये 4 डिवाइस मुख्य हैं। अब हम बात कर रहे हैं कीबोर्ड की, बराबर। तो कीबोर्ड में नंबर ऑफ की कितनी बताई? 104। ये कुछ नोट्स लिखना हो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, बराबर, क्योंकि ये सारी चीजें याद रखो। लास्ट में आपकी एक एग्जाम भी होगी, उसमें भी क्वेश्चन बैंक में आ सकता है, बराबर। और दूसरा नॉलेज की बात है, अगर आज आप समझोगे तो ही उस डिवाइस पे अच्छे से काम कर पाओगे, ठीक है। अब कीबोर्ड में जो 104 की है, अगर उसको याद रखने की बात करें कौन कौन सी, तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक एक की के बारे में कैसे बताएंगे? इसलिए उस कीबोर्ड में की का ग्रुप बनाने में आया और उसके प्रकार बनाने में आया कि भाई इतने इतने प्रकार के की होती हैं और ये सारे उसके प्रकार। अब आप देखो कीबोर्ड में सबने शायद लिख लिया होगा ना कि बाकी है, हो गया। सबसे पहले फंक्शंस की F1, F2, F3, F4 से लेके F12 तक, ये 12 की तो होती ही हैं। और ये फंक्शंस की जो है कंप्यूटर में सभी प्रोग्राम में, सभी विंडोज में अलग अलग तरीके से काम करती हैं। अगर आप बोलो कि भाई F5 जो है वो रिफ्रेश के लिए, जिसको मालूम है उनको बता रहा हूं, जिनको नहीं मालूम उनके साथ आगे बात होगी, कि F5 रिफ्रेश के लिए यूज होता है, तो सही बात है। तो F5 जो है वो पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए भी होता है। मतलब क्या हुआ, जैसे विंडोज चेंज हुआ वैसे फंक्शंस चेंज हो गया। समझ में आया? क्लास में तो जाना ही है, लेकिन कौन सा लेक्चर अटेंड करना है, कौन सा लेक्चर अपने लिए है, वो तो हमें मालूम होना चाहिए। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं उसी तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यूज होते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस की 12। फिर अल्फाबेट की ABCDEFG, इस तरीके से जो है अल्फाबेट की, वो कितनी है टोटल? अल्फाबेट कितनी है? 26। संख्या इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 104 के आसपास पहुंचना है हमें। फिर 102 भी हो सकते हैं, कोई कीबोर्ड में 1-2 की मर्ज कर देते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हो ही वहां पे, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिक कीबोर्ड। न्यूमेरिक कीबोर्ड कौन सी साइड पे होता है पहले ये बताओ? लेफ्ट साइड की राइट साइड? राइट साइड, बराबर। न्यूमेरिक कीबोर्ड कहां पे होता है? राइट साइड होता है। अब राइट साइड में जो नंबर है वो 0 से 9 तक तो है ही, 10 की तो वो हो गई। उसके साथ साथ कौन कौन से सिंबल्स होते हैं? तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एंटर, नंबर लॉक, ये सारी की होती है, बराबर। चलो उसके आगे अल्फा न्यूमेरिक की, ये कहां पे होती है? कौन बोला? फंक्शंस की के नीचे और अल्फाबेट की के ऊपर, बराबर। 1 से लेके 0 तक लाइन। अब उसको अल्फा न्यूमेरिक की क्यों कहते हैं? देखो ये जो लिस्ट है ना, उसमें इसमें आपको अपवाद मिलेगा ही मिलेगा, जरूरी मैं बता रहा हूं तो यही, लेकिन मेरे अनुभव के हिसाब से याद रखाने के लिए खास, क्योंकि इसमें अल्फाबेट भी है। ये देखा जाए तो ये सारे सिंबल अल्फाबेट के साथ ही यूज होते हैं, और न्यूमेरिक नंबर भी है, 1 2 3 4 5 दोनों का यूज हो रहा है, इसलिए उसको अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं, ठीक है। और लास्ट में स्पेशल की। स्पेशल की में जैसे टैब की है, शिफ्ट की, एस्केप की, कंट्रोल की, अल्टर की। अब जैसे बताया कि आप इनपुट डिवाइस की हम बात कर रहे थे कि डेटा डालने के लिए आप कौन सा डेटा कंप्यूटर में डालोगे उसका नॉलेज होना चाहिए। तो कीबोर्ड में तो 104 की दी गई है अलग अलग, उसके ये सारे प्रकार हैं। किस समय पे कौन सी की दबानी चाहिए वो प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए। ऐसे नहीं होगा कि चलो कोई भी की दबा दी काम हो गया बराबर।
ऐसे नहीं होता है। उसके लिए प्रॉपरली उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके ऊपर जो है उस की को समझना पड़ता है, और मैक्सिमम प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है। बराबर, ये हो गया पूरा। चलो सर नेक्स्ट। अब ये है आपके सामने कीबोर्ड। ये कीबोर्ड सर ने अभी आपको दिखाया था, ये वाला, जैसे अभी सेक्शन चल रहा था, सर ने लैंग्वेज चेंज करने के लिए, मतलब यही कीबोर्ड था उसमें, और ये जो अभी हम यूज करते हैं वो वाला। बराबर, अब कीबोर्ड को देखो ध्यान से, तो यहां पे ये F1 से लेके F12 फंक्शंस की, क्लियर। फिर ये अल्फा न्यूमेरिक की, ये वाली दिख रहा है ना सबको। लास्ट में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन कीबोर्ड सामने आ जाएगा तो कल तक मालूम हो ही जाएगा सबको। बराबर, ये क्या है, अल्फा न्यूमेरिक की। इसके नीचे ये 3 जो लाइनें हैं, ये 3 लाइनें, बराबर, ये है आपके अल्फाबेट की A to Z। बराबर, राइट साइड पूरा न्यूमेरिक कीबोर्ड। बराबर, इसमें देखो यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारे 4 मेन कंटेंट मैथमेटिक्स के। बराबर, नीचे यहाँ पे ये सारे स्पेशल की में काउंट होंगे, बाकी के जो नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, बराबर, ये सारे स्पेशल की में यूज होते हैं। और ये वाली है अल्फा न्यूमेरिक की, ये लाइन। क्लियर अभी? अब आप में से कीबोर्ड में टाइपिंग कितने लोग करते हैं, ये एक्चुअली मुझे पहले पूछना था, लेकिन बाद में मैंने पूछता हूँ जब टॉपिक आएगा तब। कितने टाइपिंग करते हैं? ओके, 1 2 3 4 5। थोड़ा अच्छे से हाथ उठाओ ना, दिखता नहीं है बराबर। ओके अच्छा, अब आप जो टाइप करते हो कीबोर्ड में, आपकी मेथड क्या होती है टाइपिंग की? सिर्फ उंगलियों के हिसाब से बताओ, आप कैसे टाइप करते हो? 4 उंगलियों का, 5 उंगलियों का यूज करके करते हो कि 1 2 3 एक ही उंगली करते हो? 10 से 10। वेरी गुड, कोई नहीं जो प्रोफेशनल होते हैं ना वही कर पाते हैं, बाकी हम तो ऐसे ढूंढते हैं। आप 10 उंगली का यूज करते हो? अच्छा चलो ठीक है, वेरी गुड। अगर करते हो तो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देख के करते हो कि बिना देखे करते हो? ओके, गुड गुड, तो अच्छी बात है। आप में से और कोई कंप्यूटर में कौन पहले बैठ चुका है, काम कर चुका है, थोड़ा बहुत टाइपिंग कर चुका है? इनमें से सबको अनुभव होगा, सबको अनुभव होगा। बराबर, अब मेन यही स्किल है जिसके लिए आपने मुझे यहां पे बुलाया है कि टाइपिंग किस तरीके से किया जाए। देखो, लैंग्वेजेस तो बहुत सारी हैं, जैसे सर ने पूछा था तो मैंने यहाँ पे आया तब मैंने देखा कोई मराठी में, कोई उर्दू में, लेकिन वो मोबाइल टेक्नोलॉजी की फिर बात निकली। मुझे लगा कीबोर्ड में करते होंगे, तो एक सेकंड के लिए मैं खुश भी हो गया कि चलो अच्छी बात है, कीबोर्ड में इतने इतने अलग अलग लैंग्वेज में काम करने वाले हैं। फिर मालूम पड़ा कि ये तो मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात हुई, तो भी अच्छी बात है। बराबर, मेरा अब तक का जो अनुभव है कीबोर्ड में, आप सबसे पहले कीबोर्ड से खेलना सीखो। लेकिन खेलना भी, उसमें भी बहुत बच्चे फिर है ना ऑपोजिट निकाल देते हैं कि क्या खेलना, क्या बस उसको बजाना ही है ना। आपको उसमें रुचि होनी चाहिए। जैसे आपको कोई भी नई चीज, फॉर एग्जांपल अगर आपको गाड़ी चलाना है, घर पे पेरेंट्स देते नहीं है कि गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं मिलती, लेकिन शौक है ना, और जब चलाने बैठते हो तब कैसे कॉन्फिडेंस के साथ चला लेते हो, भले फर्स्ट टाइम आप बैठे हो, है कि नहीं? उससे भी सिंपल, घर पे टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है। बराबर, अभी जैसे यहाँ पे छूट के जाओगे आप, अभी तो उसमें भी थोड़ा अपडेट हो चुका है, बटन्स कम हो गए हैं एंड्रॉइड टीवी की वजह से, नहीं तो पहले के रिमोट कंट्रोल में बहुत सारे बटन आते थे। इसमें भी प्रैक्टिस आपकी क्या होती थी कि घर पे जैसे गए, रिमोट को उठाया, बस देखे बिना जो है पावर ऑन, देखे बिना चैनल चेंज, वॉल्यूम अप डाउन, है कि नहीं? मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप चाहे अनचाहे आप उसका रेगुलर अभ्यास करते हो अपने शौक के लिए, इसलिए आपकी उसमें स्किल है। और वही चीज अगर मम्मी बोलेगी मुझे चैनल दबाना, तो वो ढूंढेगी कहां से करना है, क्योंकि उनका अभ्यास नहीं होता है कि नहीं? आपको बुलाएंगे कि चलो फटाफट चेंज करके दो। सही है कि गलत है? सबसे इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर अभ्यास होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया 8 महीने तक टाइपिंग ही मैंने किया था और मुझे ऑपरेट करना नहीं आ रहा था। वो तो बहुत पुरानी बात है, तब तो इतना कुछ था भी नहीं कोई गाइड करने के लिए। आज अच्छी बात है कि ऐसी कार्यशालाएं हो रही हैं और आपको टेक्नोलॉजी के बीच में हो, मोबाइल आपके हाथ में है,
सुबह क्या हुआ वो 1 घंटे में मालूम हो जाता है, सारी की सारी चीजें अपडेट में है। तो उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए कि उस चीज को कितना बेहतर हम सीखें। कीबोर्ड में सबसे पहले ऐसे टाइपिंग नहीं होता है, मैं जो है मेरे अनुभव बताऊंगा। और जैसे कि बात हुई थी कि भाई अलग अलग स्किल होते हैं सबके, इसमें जो मेथड सिखाने वाला हूं या समझाने वाला हूं ये कोचिंग है, बराबर। मैं आपको सिखा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप उसी तरीके से सीखो, लेकिन कुछ नियम को अगर आपने फॉलो कर लिया तो क्या होगा, आप खुद की एक मेथड बनाओगे। सिंपल एग्जांपल बताओ, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो उसका कोई कोच तो रहा, बराबर। अब उसने जैसे उससे सीखा, उसकी जो स्किल थी उसमें उसने बहुत सारी चीजें की, आज वो मास्टर ब्लास्टर बन गए। अब वो किसी को कोचिंग दे रहे होंगे तो उसका जो शिष्य होगा वो उससे कोई आगे बढ़ेगा कुछ नई टेक्निक के साथ, है कि नहीं। कीबोर्ड भी सेम वैसे ही है। और मैं उसका एग्जांपल तो हर बार क्रिकेट का ही देता हूं कि कीबोर्ड को अगर आपको यूज करना है तो आप अपने क्रिकेट अगर खेलते हो, देखते हो, मेरा ऑपोजिट सब्जेक्ट है, मुझे पसंद ही नहीं है क्रिकेट, लेकिन एग्जांपल उसी का ही देना पड़ेगा, बराबर। क्रिकेट में जैसे एक बॉलर बॉल फेंकता है और उसको पकड़ने के लिए 10 फील्डर मैदान पकड़ के बैठते हैं, यही हाथों का काम है कीबोर्ड के ऊपर। ये 10 उंगलियां आपकी जो है वो फील्डिंग में परफेक्टली पोजीशन पे होनी चाहिए। हाँ, पोजीशन बदलो, लेकिन अभ्यास होने के बाद, जब तक आपकी सही तरीके से अभ्यास नहीं हुआ है तब तक आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बराबर। और कोई भी चीज, अगर दूसरी बात इसमें यह भी है, अभ्यास करो तो उसमें 2 महत्व की चीजें होती है। एक तो उसमें एक्यूरेंसी होनी चाहिए, अभ्यास में गलतियां नहीं होनी चाहिए, और दूसरी स्पीड बढ़नी चाहिए। अब जनरली सब क्या गलती करते हैं कि स्पीड को पहले पकड़ते हैं, एक्यूरेंसी में बाद में जाते हैं। पहले स्पीड पकड़ लो, फटाफट टाइपिंग हो रहा है ना, गलत। मेरी साइड से ये पूरी गलत मेथड है। क्यों? जब तक आपकी पोजीशन सेट नहीं होगी, आप धीरे 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 जब तक उंगलियों को कीबोर्ड पे सेट नहीं करोगे तब तक आपकी स्पीड बढ़ने वाली नहीं है। अगर आपने तुरंत स्पीड बढ़ा दी तो आप गलतियां बहुत करोगे, तो फिर कंप्यूटर टाइपिंग का कोई मतलब भी नहीं है। उससे तो बेटर है कि मैन्युअली आप लिख के दे दो, वो उससे भी ज्यादा स्पीड में हो जाएगी। ठीक है, क्लियर इतना? अब कैसे टाइपिंग में पोजीशन जो होती है टाइपिंग की, आप सबको शायद मालूम ही होगा। और कीबोर्ड का, एक सेकंड सर थोड़ा पीछे कीजिए ना, मुझे इस बात का आंसर दीजिए। ओके, कीबोर्ड में आपने ये डिजाइन पूरी देखी होगी, कीबोर्ड का स्ट्रक्चर, ये सारी लाइनें से क्रॉस में है। कोई बता पाएगा ये क्यों क्रॉस में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेरा लेक्चर शुरू हुआ था ना, उस टॉपिक पे ध्यान दीजिए। कंप्यूटर में हम तो अभी कीबोर्ड की बात कर रहे हैं ना, तो कीबोर्ड में ये सारी की सारी की ऐसे क्रॉस में क्यों दी गई है? क्योंकि एक अंगली से 4 या 3 या 4 5 ऐसा कुछ टाइप करने का होता है, तो वो ताकि उंगली वहां तक पहुंच जाए, इसलिए। आंसर सही है, परफेक्ट है, बराबर। मैंने जैसे शुरुआत की थी मशीन से, कोई भी मशीन है, बराबर, मैंने वो हमारे अनुरूप बनाई गई है, हमें कंफर्टेबल हो। अभी आप जिस चेयर पे बैठे हो वो भी एक किस्म की मशीन ही हुई, बराबर। आप टेबल और चेयर आपका एक लेवल में है। कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो आपको अच्छे से इस क्लासरूम के अकॉर्डिंग अरेंज करनी है, ऐसे ही नहीं डाल दिया है। इसका कैलकुलेशन है कि जितना क्लासरूम है उसमें स्क्रीन कितनी होनी चाहिए, उस हिसाब से उस डिवाइस को सेट किया हुआ है। समझ में आया? कोई भी चीज आप जो मशीन में आप यूज कर रहे हो, उस मशीन को इंसान के शरीर के अनुरूप ही डिजाइन करने में आता है। इतनी बात खास समझ लो पहले, ये एकदम समझ में आ जाएगा, बराबर। आपको साइकिल चलानी है तो आप कोई छोटे बच्चे की साइकिल नहीं चला पाओगे, या वो बच्चा आपकी बड़ी साइकिल नहीं चला पाएगा, क्योंकि उसके शरीर के अनुरूप वो डिजाइन नहीं है, बराबर। आप बस में ट्रैवलिंग कर रहे हो तो सीट जो है वो आपके शरीर के, क्योंकि शरीर की काया तो सबकी एक जैसी है। सर मेरी जिज्ञासा थी, जैसे वहाँ पे ए लिखा है, बगल में यस लिखा है, हाँ, ए के बगल बी क्यों नहीं
बताता हूँ वो उस टॉपिक पे आएंगे हम। पहले ये समझ में आया कि कोई भी डिवाइस, कोई भी मशीन ले लो आप, कोई भी मशीन वो आपके शरीर के अनुरूप ही बनाई जाएगी। अब मेरा सवाल यही है कि कीबोर्ड में जो ये की है ऐसे क्रॉस में क्यों दी गई है? तो जैसे भैया ने आंसर दिया यहां से, सबसे पहले कुदरत का करिश्मा कि सभी के हाथों की पोजीशन जो होती है उसमें ये अलग ही है, ये अलग ही है, ठीक है। उंगलियों की पोजीशन देखो तो ये सबसे छोटी है, ये सबसे बड़ी है, बराबर। अगर मैं कहूं कि छोटी उंगली को आप 90 डिग्री पे घुमाओ तो घूमेगी कि नहीं? नहीं। और इस उंगली को बोलूं घुमाओ तो घूमेगी कि नहीं? घूम रही है कि नहीं? बराबर। यही उंगलियों की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए कीबोर्ड डिजाइन किया गया है। आप नॉर्मली भी क्लासरूम में जब बोरिंग हो जाते हो ना, क्योंकि विद्यार्थी जीवन तो हमने भी बहुत निकाला है जैसे कि अभी देखो सर कर ही रहे हैं, बैठे बैठे भी हम ऐसे 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 बजाते हैं ना, बराबर, इस तरीके से आवाज करते हैं। हाथ की पोजीशन क्या हो जाती है? उंगलियों की ये जो है, बराबर, ये साथ में जुड़ जाते हैं, ठीक है। इनकी पोजीशन इस तरीके से हो जाती है। अब आप कोई भी उंगली को खोलोगे ना, बराबर, तो वो उसके डायरेक्शन में क्रॉस में जाएगी। प्रैक्टिकल करके देखो आप, पहले उंगलियों को समझो, ये क्रॉस में जाएगी। और आप इसको से बंद करोगे ना तो नीचे भी ये क्रॉस में आएगी, बराबर। ओपन करोगे, खोलोगे तो वो क्रॉस में जाएगी, और बंद करोगे तो वो क्रॉस में आएगी। कोई भी फिंगर को आप इस तरीके से ले लो, बराबर। एक यही एक फिंगर है कि वो इस तरीके से डायरेक्शन में जा सकती है, बराबर। अंगूठा जो है हमारा वो तो अलग ही है। अब उसको मैं बोलूं कि इधर ऐसे कर तो उंगली को बोलना भाई अंगूठा यहां तक नहीं पहुंचेगा, उंगली नीचे आएगी लेकिन अंगूठा वहां तक नहीं पहुंचेगा। ये काया समझ में आई पूरी? यही चीज जो है पूरा कीबोर्ड के स्ट्रक्चर में है। यही सारी चीज जो है इस कीबोर्ड के स्ट्रक्चर में है। कीबोर्ड को जब भी हाथ हम कीबोर्ड पे रखते हैं ना, तब ये मिडल लाइन का, मिडल रो का जो है यूज होता है। आपने इंटरनेट पे या तो कहीं पे जैसे बताया फिंगर में लेटर्स ये आते हैं, वो सारी चीजें जो देखी हैं वो इसी लॉजिक के साथ है। सबसे पहला मिडल लाइन पे जो है रखिए हाथ, बराबर। और मिडल लाइन में भी हाथ रखा है, सही जगह पे रखा है कि नहीं, उसके लिए एक नया तो नहीं बोल सकते लेकिन समझने के लिए एक एफ लेटर और ये जे लेटर। कोई भी कीबोर्ड, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, जो इस कीबोर्ड पे आप हो, बराबर, उसमें देखना तो ये एफ लेटर के नीचे यहां पे एक लाइनिंग लगेगी और यहां पे जे लेटर के नीचे लाइनिंग लगेगी। कीबोर्ड में बिना देखे टाइपिंग करने की पोजीशन को सेट करने के लिए ये दो सिंबल दिए गए हैं। समझ में आया? आपकी ये जो फर्स्ट फिंगर है ना दोनों हाथ की, बराबर, ये दोनों फिंगर जो हैं एफ में और एक होगी जे में। उसके बाद आप एक एक उंगली पे एक एक फिंगर को रख दो तो लेफ्ट साइड 4, राइट साइड 4, ठीक है। अब हुआ ये कि लेफ्ट और राइट में तो हो गया, तो एफ के पास में जी है और जे के पास में एच है, तो ये एक ही फिंगर जो है वो दोनों डायरेक्शन पे काम करेगी, बराबर। अब ये बोलने में बहुत इजी है, समझने में उससे भी बहुत इजी है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हैं बहुत कठिन है रेडी? अब इसके बारे में बहुत कुछ है, बाकी का जो ज्ञान है वो कल कंटिन्यू करेंगे, बराबर। और उसके अलावा प्रैक्टिकल भी देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद योगेश शर्मा जी महोदय का। इन्होंने कंप्यूटर के बेसिक विषय से नॉलेज को हमें प्रदान किया और सारे कंप्यूटर के पार्ट्स के विषय में, और बाद में जो इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड है, कीबोर्ड के एक स्वरूप को हमारे सामने प्रस्तुत किया। अब कल थोड़ा प्रैक्टिकली हम समझेंगे इनको, और एक खास विशेष रूप से आज के इस व्याख्यान के लिए मैं योगेश शर्मा जी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, सूचना देता हूँ बाद में। कल जिसके पास भी